नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बात की थी कि जो एक फ्लावर होता है, एक फ्लावर जो होता है उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो दोनों ही होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के रूप में। एंड्रोशियम जो होता है, हमने बात की थी कि एंड्रोशियम जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है पोलन सैक का, मिडिल पार्ट जो होता है वो होता है कनेक्टिव का, और एक जो लंबा सा फिलामेंट होता, जो लंबी सी आपको डंडीनुमा संरचना दिखाई देती है वो होती है फिलामेंट की। तो यानी तीनों चीजें मिलकर एंड्रोशियम का फॉर्मेशन करती है। जब हमने बात की कि एंड्रोशियम का जो टिप पार्ट होता है उसके ऊपर पाए जाने वाला पोलन सैक यानी पराग कोश जो होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पराग कण पाए जाते हैं। हमने जब पराग कोश की ट्रांसफर सेक्शन का अध्ययन किया, या फिर हम ये कहें कि जब भी हम परागकोश की कट स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो कुछ हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसके अंदर देखो, हमने बात की थी कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये एंथर की वॉल है, यानी परागकोश की वॉल है। ये एंथर की जो वॉल होती है उसके अंदर टोटल 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें पहली लेयर्स जो होती है वो फर्स्ट लेयर वो होती है एपिडर्मिस की, जो कि सबसे प्रोटेक्टिव लेयर है एंथर वॉल की। ठीक है, हमने दूसरी बात की कि जो दूसरी लेयर होती है वो होती है एंडोथीशियम की। थर्ड लेयर हमने बात की थी मिडल लेयर की, और फोर्थ लेयर हमने बात की थी टैपिटम की। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों एक प्रकार की प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं एंथर वॉल की। जबकि टैपिटम जो होती है ये आपको लेयर दिखाई दे रही है। टैपिटम की लेयर जो होती है वो यहां पे इसके अंदर, इसको हम लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। इस लघु बीजाणु धानी के अंदर बन विकसित हो रहे जो परागकण हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का कार्य कौन करता है? टैपिटम करती है। तो हमने एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपिटम, हमने इन चारों के बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस का फॉर्मेशन, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपिटम का फॉर्मेशन होता कैसे है। मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मिस की एक वाल जो होती है वो यहाँ पे, एपिडर्मिस की जो प्रोटेक्टिव लेयर है इनमें से कुछ सेल्स जो होती हैं हाइपोडर्मल सेल्स, वो अपने आकार में क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं और आगे जाके डिवाइड होती हैं। डिवाइड होने के जस्ट बाद में 2 प्रकार की सेल्स बनाती हैं। एक तो बनाती है प्राइमरी पैराइटल सेल्स और दूसरी बनाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। इन दोनों सेल्स के द्वारा मिडल लेयर, टैपिटम लेयर और एंडोथीशियम, इन तीनों का फॉर्मेशन होता है। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस मदर सेल होती है वो आगे चलकर बनाती है पोलन ग्रेन्स, या हम ये बात करें परागकण की। तो आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है कि परागकोश में पाई जाने वाली लघु बीजाणु धानी, परागकोश में पाई जाने वाली लघु बीजाणु धानी में, परागकोश में पाई जाने वाली लघु बीजाणु धानी, ये पूरा परागकोश है। इस परागकोश में पाई जाने वाली लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं या परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया, परागकणों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
देखो हमने बात की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन होगी कि परागकोश जो है, ये वाला जो परागकोश आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पाई जाने वाली लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं या परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब हम बात करते हैं देखो कि लघु बीजाणुधानी जो होती है, यानी ये आपको दिखाई दे रही है जो लघु बीजाणुधानी में परागकण जो पाए जाते हैं किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो देखो हम बात कर रहे हैं कि लघु बीजाणुधानी में पाए जाने वाले परागकण जो होते हैं वो किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं? टेट्राड के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं चतुष्क। चतुष्क को इंग्लिश में कहते हैं टेट्राड। और टेट्राड जो है वो देखो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि टेट्राड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो हमने बात की कि टेट्राड जो होते हैं वो निम्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, यानी कि परागकण टेट्राड या फिर चतुष्क में निम्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, निम्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। देखो हम पहली बात करेंगे सबसे पहले की कि सबसे पहला जो है वो है टेट्राहिडल। सबसे पहला जो है वो है चतुष्फलकीय टेट्राड जो होते हैं उनका सबसे पहला टाइप है चतुष्फलकीय, या हम बात करें टेट्राहिड्रल। क्या होता है देखो, चतुष्फलकीय संरचना जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। चतुष्फलकीय संरचना कुछ इस तरीके से होती है जिसके अंदर परागकण जो होते हैं वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में से 4 परागकण विकसित होते हैं। तो यहां पे हम यानी कि हम अगर बात करें कि लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से कितने परागकण का निर्माण होता है? 4 परागकणों का। तो अगर यहां पर हम देखें तो 3 परागकण तो हमें क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन चौथा जो परागकण होता है वो इनके जस्ट पीछे की तरफ होते हैं। इस संरचना को हम बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना। यानी टेट्राहाइड्रल टाइप्स जो है टेट्राड जो होता है वो निम्न प्रकार से व्यवस्थित है। टेट्राड में परागकण निम्न प्रकार से व्यवस्थित होता है। पहला टेट्राड हमने देखा सब चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय के अंदर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? डाइकोटिलिडन प्लांट्स, द्विबीजपत्री पादप। द्विबीजपत्री पादपों में चतुष्फलकीय प्रकार का टेट्राड पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों में चतुष्फलकीय प्रकार का टेट्राड पाया जाता है, अर्थात इसमें पाए जाने वाले परागकण इसमें पाए जाने वाले परागकण 3 क्लियर दिखाई देते हैं। चौथा परागकण इनके पीछे स्थित होता है। तो हमने बात की पहले की टेट्राहाइड्रल में किस में पाया जाता है?
चतुष्फलकीय टेट्राड किस प्रकार का होता है? तो देखो हमने बात कर ली द्विबीजपत्री पादपों में चतुष्फलकीय। द्विबीजपत्री यानी कि जिनमें जैसे कि आप चने को ले लो जिसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, तो वो क्या है? द्विबीजपत्री पादप है, ठीक है। और इसमें पाए जाने वाले परागकण 3 क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन एक परागकण इनके कहां होता है? पीछे स्थित होता है। अब दूसरी हम बात करते हैं समद्विपार्श्विक की। इसका दूसरा टाइप है समद्विपार्श्विक आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल क्या होता है? देखो समद्विपार्श्विक प्रकार के टेट्राड यानी किसमें पाया जाता है? सबसे पहले तो हम ये बात करें तो समद्विपार्श्विक प्रकार का जो टेट्राड है वो एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है समद्विपार्श्विक प्रकार का टेट्राड। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर चारों परागकण हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इसमें पाए जाने वाले परागकण चारों क्लियर दिखाई देते हैं। चारों परागकण जो हैं वो हमें इसमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको हमने क्या कहा? समद्विपार्श्विक, यानी समान रूप से 2 भागों में डिवाइड हो जाना, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे 2 प्रकार के टेट्राड हो गए। पहला हो गया टेट्राहीड्रल और दूसरा हो गया आइसोबाइलेटरल, चतुष्फलकीय और समद्विपार्श्विक। अब हम बात करते हैं यहां पे तीसरे की, डिकसोट की, जो कि इसको हम कहते हैं क्रोसित प्रकार का टेट्राड। देखो हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु बीजाणु धानी के अंदर जो पाए जाने वाले परागकण हैं वो टेट्राड में किस रूप से व्यवस्थित रहते हैं। लघु बीजाणु धानी में पाए जाने वाले परागकण किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं? तो हमें यह तो पता है कि टेट्राड रूप में व्यवस्थित होते हैं। टेट्राड के आगे कितने टाइप्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तीसरे की हम बात करते हैं क्रोसित। क्रोसित का मतलब होता है डिकसोट। क्या होता है क्रोसित? देखो हमने पहले वाले में बात की कि 3 परागकण दिखाई दे रहे हैं, दूसरे की बात की हमने तो उसमें हमें कितने परागकण दिखाई देते हैं? उसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं 4 परागकण। अगर हम बात करें डिकसोट की तो इसके अंदर भी क्या होता है? इसमें पाए जाने वाले परागकण 3 क्लियर दिखाई देते हैं। वह एक नहीं दिखाई देता। देखो कैसा होता है, अगर हम बात करें तो इस तरीके का हमने बात की, जैसे हमने चतुष्फलकीय की बात की थी, चतुष्फलकीय संरचना कुछ इस तरीके की थी, लेकिन जो क्रोसित होता है इसके अंदर स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, अर्थात इसमें 2 परागकण जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? समकोण पर स्थित होते हैं। इसमें पाए जाने वाले परागकण एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। इसमें पाए जाने वाले 2 परागकण एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। तो ये किसका हो गया? डिकसोट का हो गया या फिर
क्रोसित जो होता है टेट्राड वो इस तरीके का होता है। अब हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करें टी शेप की, तो देखो इसके बाद जो फोर्थ टाइप आता है इसका वो है टी शेप। टी शेप टेट्राड। टी शेप का मतलब देखो किस तरीके का टी शेप होगा, आपने जो ये परागकण बनाया है सेम ऐसा ही लगभग होगा, लेकिन इसमें चारों परागकण क्लियर दिखाई देते हैं। एक पहला ये परागकण, फिर ये परागकण और ये परागकण। देखो ये है टी शेप। इस प्रकार के टेट्राड में पाए जाने वाले चारों परागकण इस प्रकार के टेट्राड में पाए जाने वाले चारों परागकण जो होते हैं क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें भी दो परागकण एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। इसमें पाए जाने वाले दो परागकण एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं और दो जो है वह दो परागकण लंबवत रूप में पाए जाते हैं। इस तरीके से दो परागकण लंबवत रूप में पाए जाते हैं। तो ये हमने बात की टी शेप की। टी शेप का उदाहरण क्या है? एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया जो है वो इसका एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें तो हमने देखो अब हमने बात की डिकसोट की और टी शेप की। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है कि ये जो परागकण दिखाई दे रहे हैं इसमें कितने हैं? 3, जबकि इसमें चारों परागकण क्या है? स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं हमें। और अगर हम बात करें लास्ट वन की तो देखो जो लास्ट वन जो है वो है रेखीय या लीनियर जिसको हम कहते हैं। देखो वो किस प्रकार का होता है? हमारा 5th पार्ट जो है वो कौन सा होगा? लीनियर या रेखीय। रेखीय लीनियर, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें पाए जाने वाले जो परागकण है, मैं अगर लीनियर का डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। 1 2 3 4, पहला, दूसरा परागकण, तीसरा परागकण और चौथा परागकण। यानी कि इस प्रकार के टेट्राड में, इस प्रकार के टेट्राड में पाए जाने वाले चारों परागकण एक ही तल में दिखाई देते हैं, एक ही तल में दिखाई देते हैं। तो हमने देखो बात की कि लीनियर जो होता है, सबसे पहला हमने किया चतुष्फल की है, दूसरा हमने किया समद्वि पार्श्विक प्रकार का टेट्राड, तीसरे हमने बात की क्रॉसित की, चौथे की हमने बात की थी टी शेप की, पांचवें की हम बात करें रेखीय की। तो देखो रेखीय में हमने बात की कि लीनियर जो होता है इसमें चारों परागकण एक ही तल में दिखाई देते हैं,
वह एक ही रेखा में लंबवत रूप से व्यवस्थित रहते हैं, लंबवत रूप से व्यवस्थित होते हैं। अगर हम बात करें, मेन बात देखो, लघु बीजाणु जिस टेट्राड में व्यवस्थित होते हैं उनके अंदर आपको यहां पे एक वाल दिखाई दे रही है, ये वाल दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं कैलोस। अगर आपसे पूछा जाए कि लघु बीजाणु जिस तल में स्थित होते हैं उनके मध्य जो भित्ति पाई जाती है वो किससे निर्मित होती है, कौन सी भित्ति होती है, तो वो कौन सी है, कैलोस। तो यहां पे हम बात करेंगे कि लघु बीजाणु धानियों के मध्य जो पाई जाने वाली भित्ति है, लघु बीजाणु के मध्य कैलोस नामक भित्ति स्थित होती है। लघु बीजाणु धानियों के मध्य कैलोस नामक भित्ति स्थित होती है। ये हमने बात की कि टेट्राड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि लघु परागपिंड क्या होते हैं। परागपिंड देखो, एक स्ट्रक्चर होती है कि मान लो ये एक लघु बीजाणु धानी है। इस लघु बीजाणु धानी के अंदर जो परागकण पाए जाते हैं, अगर वो परागकण कुछ इस तरीके से व्यवस्थित हो जाए, इस तरीके से हम बात करें परागपिंड या पोलिनियम क्या होता है, तो सबसे पहला देखो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है परागपिंड या पोलिनियम क्या होता है। ये क्वेश्चन आप कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परागपिंड या पोलिनियम किसे कहा जाता है। परागपिंड या पोलिनियम, इंग्लिश का वर्ड है पोलिनियम। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे, इसकी डेफिनेशन हम देते हैं कि लघु बीजाणु धानी में पाए जाने वाले परागकण लघु बीजाणु धानी में पाए जाने वाले परागकण जब आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार की पिंड के समान संरचना का निर्माण करते हैं। देखो, लघु बीजाणु धानी में पाए जाने वाले परागकण जब आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार की पिंड के समान संरचना का निर्माण करते हैं तो उसे परागपिंड या पोलिनियम कहा जाता है। परागपिंड या पोलिनियम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो परागपिंड या पोलिनियम क्या है। तो अब मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताई थी कि मान लो यदि किसी लघु बीजाणु धानी के अंदर जो परागकण है
जो परागकण है मान लो वो एक विशेष प्रकार की पिंड के समान संरचना का निर्माण करते हैं तो उसे हम परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि परागकोश स्फुटन क्या होता है। परागकोश स्फुटन, देखो नाम से स्पष्ट है परागकोश क्या होता है, ये परागकोश है, ये परागकोश है। इस परागकोश का यानी कि परागकोश ये वाला पोलन सैक है, इसके कट स्ट्रक्चर का हमने अध्ययन किया तो हमें ऐसी दिखाई देती है। परागकोश स्फुटन का मतलब होता है कि जब किसी परागकोश की भित्ति को या हम ये कहें परागकोश की जो वाल है इसको भेद कर परागकण जब बाहर आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परागकोश स्फुटन कहते हैं। देखो परागकोश के बाहर पाई जाने वाली परागकोश के बाहर पाई जाने वाली परागकोश के बाहर पाई जाने वाली यानी ये परागकोश है तो परागकोश के बाहर क्या पाई जाएगी, एपिडर्मिस की लेयर, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि परागकोश जो होता है उसके अंदर सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा, परागकोश के बाहर सबसे बाहर की तरफ पाई जाएगी एपिडर्मिस की लेयर, ये लेयर पाई जाती है। परागकोश के बाहर पाई जाने वाली भित्ति के फटने से परागकोश के बाहर पाई जाने वाली भित्ति के फटने से परागकोश के बाहर पाई जाने वाली भित्ति के फटने से परागकोश से परागकणों का बाहर निकलने की प्रक्रिया परागकोश स्फुटन कहलाती है। तो ये भी डेफिनेशन हमने कर ली कि परागकोश स्फुटन क्या होता है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ये परागकोश की वाल है, ये परागकोश की स्ट्रक्चर है। इस वाल में से मान लो ये जो भित्ति है ये यहां से फट जाए और यहाँ पे जो लघु बीजाणु धानी के अंदर परागकण थे वो कहाँ आ जाएं, बाहर आ जाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं, परागकोश स्फुटन। अब हम बात करते हैं कि परागकोश का स्फुटन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखो यानी परागकोश स्फुटन कितने प्रकार से हो सकता है, परागकोश की जो वाल है वो कितने तरीके से टूट सकती है तो और उससे परागकण कितने तरीके से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहला देखो हम बात करेंगे परागकोश के स्फुटन के प्रकार। परागकोश के स्फुटन के प्रकार, परागकोश के स्फुटन के प्रकार। देखो परागकोश के स्फुटन का सबसे पहला हम बात करते हैं अनुप्रस्थ। परागकोश के स्फुटन के प्रकारों में अगर हम बात करें सबसे पहला आता है अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ स्फुटन, अनुप्रस्थ स्फुटन क्या होता है, देखो अनुप्रस्थ स्फुटन ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर मैं कहूं कि मान लो ये एक छोटा सा पराग, मैं यहां पे छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये है। यदि परागकोश का स्फुटन अनुप्रस्थ का मतलब इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से होता है तो वो किस प्रकार का स्फुटन कहलाता है, अनुप्रस्थ स्फुटन कहलाता है। यानी जब परागकोश की भित्ति कुछ इस तरीके से प्रस्फुटित हो तो वो कहलाएगा अनुप्रस्थ स्फुटन। किस में पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल है तुलसी के अंदर। तुलसी का प्लांट आपने देखा होगा, उसके अंदर किस प्रकार का स्फुटन पाया जाता है, अनुप्रस्थ स्फुटन पाया जाता है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, वो है लंबवत, लंबवत स्फुटन। अब लंबवत स्फुटन क्या होगा, देखो
अगर इसी को मैं ड्रॉ करूं यहां पे कुछ इस तरीके से, अनुप्रस्थ ये हो गया, तो लंबवत किस तरीके से हो गया, ये वाला, ये लंबवत स्फुटन हो गया। यानी कि जब भी हम बात करते हैं, धतूरे का प्लांट आपने देखा, कपास का प्लांट आपने देखा है, कपास हो गया, धतूरा हो गया, इनमें परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है, लंबवत रूप से। तुलसी के अंदर किस प्रकार से होगा, अनुप्रस्थ रूप से। तीसरे की हम बात करते हैं, देखो तीसरा हमारा जो है वो है छिद्र में स्फुटन, और चौथा है कपाटीय। छिद्र में स्फुटन और चौथा हमारा होता है कपाटीय स्फुटन। देखो छिद्र में और कपाटीय में क्या फर्क है, अगर मैं कहूं यहां से और यहां से ये कपाट डिवाइड हो तो ये किस प्रकार का होगा, स्फुटन कपाटीय। और छिद्र में का मतलब होता है, देखो ये यहां से कुछ इस तरीके से, ये किस प्रकार का स्फुटन है, ये छिद्र में स्फुटन। छिद्र में स्फुटन का एग्जांपल होता है मकोई का जो प्लांट, मकोई के अंदर किस प्रकार का स्फुटन मिलता है, छिद्र में स्फुटन मिलता है। और इसी प्रकार बारबेरी का जो प्लांट है, बारबेरी, उसके अंदर किस प्रकार का आपको जो स्फुटन मिलेगा वो कपाटीय प्रकार का मिलेगा। तो आज हमने बात की, देखो हमने टोटल बात की अभी तक कि हमने शुरुआत की थी एक फ्लावर को लेकर, एक फ्लावर के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है हम उसके बारे में बात करें। फिर हमने उसके अंदर के पार्ट की बात की कि जो पोलन सैक होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। पोलन सैक के बाद हमने बात की कि पोलन सैक में पाए जाने वाले परागकण जो होते हैं वो पराग पिंड का निर्माण भी कर सकते हैं, पोलिनियम के स्ट्रक्चर का। फिर हमने बात की कि जो पोलन सैक है, परागकोश जो है, उसकी भित्ति कैसे प्रस्फुटित होती है, तो उसको हमने कहा परागकोश स्फुटन। और परागकोश का जो स्फुटन है वो कितने प्रकार से होता है टोटल, तो हमने यहाँ पे 4 प्रकार से इसकी स्फुटन की बात की, अनुप्रस्थ, लंबवत, छिद्रमय और कपाटीय। अब आप इनकी थ्योरीज आप अपने हिसाब से लिख लेना कि इस प्रकार का स्फुटन जिसमें जो वाल है या फिर हम ये कहें जिसके अंदर एंथर वाल जो है वो बीच से डिवाइड होती है तो वो अनुप्रस्थ है। अगर लंबवत रूप से कटिंग होती है यानी लंबवत जाती है तो वो स्फुटन किस प्रकार का, लंबवत स्फुटन। छिद्रमय के अंदर यहाँ पे छिद्र पोर्स पाए यानी पोर्स के माध्यम से क्या हो, स्फुटन हो, छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से। और कपाटीय का मतलब जो अपने जैसे कपाट के बारे में पढ़ते हैं कि हार्ट जो है वो हार्ट के बारे में अपने पढ़ते हैं कि उसमें 4 कपाट पाए जाते हैं या जो भी है कि उसमें कपाट जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, आलिंद और निलय के रूप में। उसी प्रकार से यहां पर जो है वो कपाटीय स्फुटन हमने बात की। तो आज हम बात करेंगे इतनी ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इससे आगे के टॉपिक की। धन्यवाद।